हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गौड़ावत IIT एंड मेडिकल एकेडमी। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने पास फंडामेंटल पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्कवर होते गए उस पर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, पहला थियरी लिखा हुआ। तो इसने क्या बोला था, डाल्टन्स ने क्या थियरी अपने को दिया था एटम के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है वाज रिलेटेड विथ इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। तो उन्होंने कहा था कि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ। एंड द मेन पोस्टुलेट्स आर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एंड एन एलिमेंट विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, हम उसे छोटे पार्ट में कट नहीं कर सकते। ये एटम के बारे में बोला गया। और कहा गया है जो सेम एलिमेंट का एटम होता है वो एक जैसा होता है, और जो दूसरे एलिमेंट का एटम होगा वो एक जैसा रहेगा। जैसे कार्बन के जितने भी एटम रहेंगे सारे एक की तरह रहेंगे, ऑक्सीजन के जितने एटम रहेंगे सब एक ही तरह रहेंगे। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों डिफरेंट रहेंगे एक दूसरे से, बट कार्बन के सारे एटम सेम दिखेंगे, ये कहा गया था। थर्ड बोला गया था कि डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम है वो सिंपलेस्ट रेशियो में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है MgO2 के साथ मिलकर MgO अपने को बना के दे रहा है। अगर यहाँ हम एटम देखें तो कितने एटम है मैग्नीशियम के, एक। इधर एटम देखो तो कितना आएगा, हाफ इंटू 2 करो तो एक ही एटम आएगा इधर। सिंपल रेशियो में कंबाइन करके अपने को एक कंपाउंड देता है। अगला बोला गया एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास की तरह ही है। वहाँ कहा गया था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ कहा गया है कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आइए आगे चलते हैं। तो आगे बताया गया, धीरे धीरे करके डिस्कवर हुआ कि डाल्टन ने जो भी थियरी अपने को दी थी सब के सब इनवैलिड है। जैसे सबको डिसरिगार्ड कर दिया गया लास्ट में। क्यों? क्योंकि जैसे पहले उसने थियरी दिया था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम एज इट इज़ रहेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर पता किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो लिखा हुआ है एटम्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कह दिया गया। ठीक है, और आगे बोला गया एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक एलिमेंट है, मैंने क्या बोला था, कार्बन के जितने भी एटम होंगे सब एक ही तरह दिखेंगे, वो भी फेल हो गया लास्ट में जाकर। जैसे कार्बन के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। आइसोटोप का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर सेम, मास डिफरेंट। वैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है एटॉमिक नंबर सेम, सभी का एटॉमिक नंबर 1 1 है, और मास देखोगे तो अलग अलग है, 1 2 3 करके लिखा हुआ है। तो आइसोटोप एग्जिस्ट जो करता है सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है, वो एक जैसा है ही नहीं। तो ये भी फेल हो गया जो उसने डाल्टन ने दिया था कि सभी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सभी एक जैसे दिखेंगे। अगर आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा तो अलग अलग नेचर का है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम है, कार्बन का 12 है, 14 वाला मास है। ऑक्सीजन में देखो 16, 17, 18 है, क्लोरीन में देखो तो 35, 37 है, ऐसा। और बोला गया था, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था मैग्नीशियम का, कि सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है और एक अपने को कंपाउंड देता है, 1:1 एटम का वहाँ रेशियो था। लेकिन ऐसा भी कंपाउंड अपने को आगे जाकर मिला जो कि रेशियो फॉलो कर ही नहीं रहा, 1:1, 1:2, 2:1, 2:2, 2:3, इस तरीके का फॉलो करना चाहिए था, बट यहाँ पे तो फॉलो ही नहीं कर रहा। जैसे अपने पास लिखा हुआ है जो आयरन होता है ना, ये एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है, Fe0.98O। वैसे यहीं पे लिखा हुआ है निकल 0.98O। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Fe0.95O। तो अगर यहाँ पे कैसे हमें पता चला कि आयरन के कितने एटम्स हैं? अगर इसको हम पूरा 100 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन टोटल 100 आएगा और आयरन 98 आएगा। तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, मतलब फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट करता है। फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कैसे करेगा तो धीरे धीरे करके हम आगे सीखेंगे DNA ब्लॉक में, बट फ्रैक्शन थोड़ा सा जान सकते हैं कि कोई इम्प्योरिटीज इसकी जगह पर आ जाता है, आयरन की जगह पर, इस वजह से वो अपने को ऐसा दिखता है। तो वो डेल्टन्स का सिंपलेस्ट रेशियो का भी लॉ फेल हो गया। आइए आगे चलते हैं।
आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना कुछ अपने को फार्मूलाज जानना है, जो कि हम फिजिक्स में आगे जाके पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में, कुछ मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। तो जो अप्लाई हो रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा फार्मूला। जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स हम पढ़ते हैं, फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट वो यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, एक कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है SI यूनिट में। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है, कूलम में हम लेंगे SI यूनिट अगर है तो। अगर CGS ले रहे हैं तो हम ESU में लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आर की यूनिट क्या है, आर है क्या, डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच का गैप है। अगर गैप को हमने ज़्यादा किया तो फोर्स कम होगा। सोचो अब दो मैग्नेट को अगर लेकर आ रहे हो पास में चिपकाने के लिए, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अगर हम दो मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं, अगर बहुत दूर रखा तो खींचने नहीं वाले एक दूसरे को, और अगर आप पास लेकर आ रहे हो तो खींचेंगे एक दूसरे को। मतलब डिस्टेंस ज़्यादा किया तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम किया तो फोर्स ज़्यादा। तो यही अपने पास लिखा हुआ है के की वैल्यू Q1 Q2 कूलम में, आर डिस्टेंस मीटर में। CGS यूनिट में अपने को CGS यूनिट में के की वैल्यू 1, Q1 Q2 अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पुट करना है, आर को सेंटीमीटर में। अगर जैसे मैग्नेट है ना अपने पास, मैग्नेट कब अट्रैक्ट और रिपेल करता है, जब दो अपोजिट को लेकर आओ तो अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को लेकर आओ तो अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस को लेकर आओ तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस को लेकर आओ तो भी रिपेल करेगा। अगर हम प्लस प्लस पुट करें तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। माइनस माइनस यहाँ पे पुट कर रहे हैं, माइनस माइनस इंटू माइनस कितना आएगा, प्लस। तो अगर प्लस आ रहा है मतलब रिपेल करेगा, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो अगर पॉजिटिव आ रही है वैल्यू तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, नेगेटिव आ रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आइए आगे चलते हैं। आगे एक और लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसे हम फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक Q से अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो अपने को फोर्स मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फोर्स लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू Q कर दो, फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अपने को फोर्स क्या लगेगा एक चार्ज पार्टिकल पे, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर कुछ फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B। V क्रॉस B का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब V और B वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसमें हम पाम को रखेंगे अपने, और B जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ कर्ल करेंगे। अगर मान लो इस तरफ पार्टिकल जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फोर्स थंब की तरफ डायरेक्ट करेगा। और अगर जो वेलोसिटी है, जो पार्टिकल है, वो अगर इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो पार्टिकल पे आउटवर्ड तरफ फोर्स लगेगा। ये तरीका है निकालने का फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, बी लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का फील्ड है जो जनरेट होता है, जनरेट किया जाता है, चार्ज के थ्रू जनरेट होता है वो। इतना ही हम जानेंगे, बाकी डिटेल अपने फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स एक, जिसका फॉर्मूला है mv² अपॉन आर। जैसे अगर एक पत्थर को अगर हमने एक रस्सी में बांधकर, एक रोप में बांधकर अगर हमने उससे घुमाया तो क्या करेगा, जो पत्थर है वो बाहर की तरफ जाना चाहेगा। तो जो उस पर फोर्स लग रहा है वही यहाँ पे लिखा है mv² अपॉन आर। m क्या है, मास ऑफ रॉक, v क्या है, वेलोसिटी उसकी, और r क्या है, जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है। फॉर इंस्टेंस सर्कुलर पाथ इसमें घूम रहा है तो इसका रेडियस अपने को निकाल लेना है, यहाँ पे पुट करना है अपने को। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अब अगला पोटेंशियल एनर्जी में अगर बोलता हो तो अपने को फॉर्मूला याद आता है mgh। बट mgh वो अप्लाई नहीं होने वाला है यहाँ पे ना। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। हम करेंगे अप्लाई Q इंटू V। Q का मतलब चार्ज है और V का मतलब वेलोसिटी नहीं है। V का मतलब है पोटेंशियल, जो पोटेंशियल हम सप्लाई करते हैं। जैसे बैटरी होती है 5 वोल्ट 10 वोल्ट, जो पोटेंशियल हम दे रहे हैं वो अपने को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का अपने को एक ही फॉर्मूला याद है, हाफ mv², और वही यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो अपने को याद करने हैं। ठीक है, अब आते कैथोड रेस क्या है और उसका डिस्कवरी कैसे हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर हुआ, कैसे अपने को मिला, वो हम देखते हैं। ठीक है, अपने पास ना यहाँ पे एक
ट्यूब टाइप का रखा हुआ है, डिस्चार्ज ट्यूब। जस्ट लाइक आप सोचो ना, वो ट्यूबलाइट टाइप का ही है, जो आजकल हम देखते हैं ट्यूबलाइट है, उसी टाइप का डिस्चार्ज ट्यूब रहता है। डिस्चार्ज ट्यूब को हम कनेक्ट करते हैं, एक पोटेंशियल सप्लाई करते हैं यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा होता है, 10 पावर 4 वोल्ट। जैसे नॉर्मली क्या होता है, घर पे कितना सप्लाई आता है, 220 440 वोल्ट। बड़े जो वायर लगे रहते हैं, जो ओपन रहते हैं, न्यूड वायर्स जो रहते हैं ऊपर पोल में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, 11,000 वोल्ट होता है। 11,000 रहता है, मैंने यहाँ पे 10,000 वोल्ट लिखा है, तो आप फील ले सकते हो कि वो कितना ज़्यादा वोल्ट है। उसको हमने छोटे से एक ट्यूबलाइट के थ्रू पास किया। ट्यूबलाइट के अंदर क्या है, गैस, और गैस कितना मतलब ज़्यादा या कम रख रहे हैं वो देखना अपने को। तो ये एक वैक्यूम से कनेक्टेड है। वैक्यूम क्या करता है, जितना भी गैस है सबको वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, बाहर निकालता है, तो बहुत कम वहाँ पे पार्टिकल रहने देता है। अभी अगर उसके अंदर गैस है तो वो प्रेशर अप्लाई कर सकता है और प्रेशर अगर अप्लाई करेगा तो वही प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पावर -4 ATM। 10 पावर -4 ATM कितना होता है, 1 ATM अपने को पता। अगर बाहर जाके हम कहीं पे भी ओपन में खड़े हो गए, अपने सर के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जो भी एयर का प्रेशर अपने सर पे लग रहा है वही 1 ATM है। अब 1 ATM क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, मतलब क्या है, नेग्लिजिबल या मॉडरेट है। तो प्रेशर तो बिल्कुल लगता ही नहीं अपने सर पे, तो हम बोलेंगे मॉडरेट ही है वो प्रेशर। तो सोचो इतना गैस का पार्टिकल यहाँ पे रखा गया है कि प्रेशर 10 पावर -4 ATM आए। उसके रीजंस भी होते हैं कि वो गैस जो पार्टिकल है वो मूव ना कर पाए, और जो भी ये पोटेंशियल लगे कुछ गैस पे लगे, बहुत हाई फोर्स वहाँ पे लगे। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो भी अपने पास यहाँ से पोटेंशियल सप्लाई किया गया, वो गैस के साथ कोलाइड किया, टकराया, और उसको आयोनाइज कर दिया। और आयोनाइज किया तो कुछ एक पार्टिकल रे टाइप का अपने को इस तरफ मूव होता हुआ दिखा। अब वो मूव होता हुआ अपने को किस तरीके से दिखेगा, पता कैसे चला अपने को कि वो मूव कर रहा है, वो बातें सभी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया गया फिर उससे कंक्लूजन निकाला गया। पार्टिकल अपने को कैसे पता चले कि वो लेफ्ट ही आ रहा है या राइट ही जा रहा है, तो एक कोटिंग डाला गया ZNS का इस साइड पे, जो अपने पास ये साइड है, राइट साइड है, इधर कोटिंग डाला गया। देखो छोटा जो टर्मिनल है वो कैथोड होगा, नेगेटिव है, बड़ा टर्मिनल को पॉजिटिव बोला गया, एनोड है। तो जो भी रेज है वो रेज मूव कर रही है, इस तरफ आ रही है अपने को कैसे पता चला है, इस पर एक ZNS का कोटिंग डाला गया। जैसे कि अपने को चोट लगती है ना बहुत ज़ोर से, अगर आपका स्क्रीन थोड़ा अगर ब्राइट है, तो अगर अपने को चोट लगती है तो क्या होता है, वो पार्ट थोड़ा सा रेड कलर का हो जाता है। तो उसी तरीके से वो किसी केमिकल चेंज की वजह से ही हो रहा है। अगर आपको चोट लग रही है, वो पार्ट रेड हो रहा है, तो किसी केमिकल चेंज की वजह से ही हो रहा है, रेड सा इंडिकेट कर रहा है वो। तो यहाँ पे एक केमिकल लगा दिया जाता है ZNS, जिंक सल्फाइड। तो ZNS किस तरह बिहेव करता है, तो फ्लोरोसेंस भी बोला जाता है। तो वो करता है क्या, कुछ भी चीज़ अगर उस पर स्ट्राइक करेगा तो उसका कलर शाइन करेगा, शाइन करता है वो। तो इसी यहाँ पे कोटिंग डालने के बाद थोड़ा शाइन कर रहा था, तो अपने को लगा कि कुछ तो पार्टिकल है जो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि बीच में एक फ़ैन रख दिया। फ़ैन रखा तो क्या होने लगा, मतलब छोटा सा फ़ैन, शायद हमने बचपन में देखा वो फ़ैन हम लेकर घूमते, छोटा सा वो रहता है खेलने वाला, जिस पे हवा लगती है तो रोटेट करने लगता है, उस टाइप का ही फ़ैन था, बट बहुत छोटा था वो। उसको बीच में रखा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो फ़ैन रोटेट कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर मास भी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर क्या किया, इस जगह पे एक पतला सा फॉइल रख दिया गया, एल्यूमिनियम फॉइल अपने को पता है, उसी तरह का एक मेटल फॉइल बीच में रख दिया गया। और ये ऑब्जर्व हुआ कि उस फॉइल पे होल हो जा रहा है, होल हो जा रहा है, तो वो भी कुछ ना कुछ तो पार्टिकल है उसमें। थोड़ी देर बाद वो जो फ़ैन बीच में रखा था, वो ये भी पता चला कि वो हीटअप भी हो गया। तो ये सारे अपने ऑब्जर्वेशंस थे, जिसको हम आइए एक एक करके देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, होता है जनरली। लो प्रेशर पे अपने को, लो प्रेशर मतलब क्या, पूरा गैस वहाँ से निकाल दिया गया और डिस्चार्ज ट्यूब में एक बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई किया, 10,000 वोल्ट, समझ सकते हैं, फील ले सकते हैं कितना है। तो अपने को पता चला कि गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो आयोनाइज हो रहे थे। तो एक्चुअली स्पार्क टाइप का अंदर उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, जो कि गैस को आयोनाइज कर रहा था, और वो कंडक्ट करने लगा। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्ट कर रहा है तो अपने को क्या पता चलता है जनरली फिजिक्स में, कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ इनविजिबल रे मूव कर रहे थे कैथोड से लेकर एनोड की तरफ, तो वो एनोड से, कैथोड से स्टार्ट हुआ, इस वजह से उसका नाम कैथोड रेज रखा गया। और ऐसा कोई इसका रीज़न नहीं, अपने अपीयर हो रहा था कि वो कैथोड की तरफ से आ रहा था।
बट एक्चुअल तो गैस से निकल रहा था जो भी रेस था। तो क्या लिखा हुआ इसमें, पहला कंक्लूजन था कि वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे थे। स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा नहीं कर रहा अपनों कैसे पता चलेगा? अगर मैंने इधर हाथ रखा और इधर से एक लाइट डाला मैंने अपने हाथ पे, तो सीधा सीधा शेडो आएगा। लेकिन अगर वो लाइट थोड़ा मूव कर रहा है, जिगजैग पाथ में अगर मूव कर रहा है, तो शेडो बना ही नहीं पाएगा। अगर वो स्ट्रेट जा रहा तो ही शेडो बनाएगा। तो क्या किया गया कि बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, वो जो अपने पास एक ट्यूब था, इस तरीके का एक डिस्चार्ज ट्यूब था, ट्यूबलाइट की तरह ही होता है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया यहाँ पे, तो एक शेडो मिल रहा था अपने को पीछे। तो इस तरीके से पता गया कि वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, सीधा सीधा मूव कर रहा है। टेढ़ा मूव करे तो वो तो कास्ट ही नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस मैंने हाथ रखा इधर और फ्लैश को मैंने सीधा डाला इस हाथ पे, तो अपने को दिखेगा शेडो पीछे। लेकिन अगर मैंने टेढ़ा कर दिया तो नहीं दिखेगा अपने हाथ। तो अगर स्ट्रेट जा रहा तो ही अपने शेडो दिखेगा। ये ऑब्जर्वेशन थी। सेकेंड लिखा स्मॉल पेडल, ये फैन टाइप का बीच में रखा गया तो रोटेट करने लगा। रोटेट कर रहा है तो क्या, कैसे रोटेट करेगा? जब हम उस पर हवा मारते तो रोटेट करता है। एयर का भी मास होता है, तो रोटेट कर रहा है मतलब क्या, उसमें कुछ मटेरियल पार्ट है। ठीक है। अगला लिखा हुआ कैथोड रेस क्रिएट्स फ्लोरोसिन, मतलब जो यहाँ पे कलर आ जाता है, ZNS पे कलर आ जाता है। जैसे बॉडी पे चोट लगती है तो वो रेड कलर का अपने को दिखता है। तो वैसे अगर उसमें कोई कलर आ रहा है तो कलर किस वजह से आएगा? अगर कुछ पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है तभी कलर अपने को दिखेगी। तो उसे फ्लोरोसिन नाम रखा गया है। फिर जो मेटल का फॉइल एक बीच में रखा गया, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम फॉइल, उसको पेनिट्रेट कर रहा था। अब बोला गया जो भी अपने पास वो जो रेस पास कर रही थी, कैथोड रेस, इस पूरे हवा में फ्लोरोसिन लगा दिया गया। फ्लोरोसिन मतलब वही ZNS इधर डाल दिया गया। तो वो अपने को ऑब्जर्व होने लगा कि वो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में वो मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है। अभी उस पर फोर्स, दो तरीके के फोर्स लग सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई। Q का मतलब क्या है? चार्ज। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे क्या है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, तो जो रेज स्ट्रेट जा रहे थे वो थोड़ा सा बेंट होने लगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होने लगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगने का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई। तो कंडीशन क्या होगा? उस पर चार्ज बस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर उस पर चार्ज हुआ तो ऑफकोर्स वो डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन हुआ, उसके बाद कंक्लूड कर रहे हैं कि उसके अंदर कुछ चार्ज भी होना चाहिए फॉर श्योर। अगला, एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू वी क्रॉस बी। अब Q क्या है? चार्ज है। V क्या है? वेलोसिटी है। तो यहाँ क्या, दो कंडीशन है अपने को मैग्नेटिक फोर्स लगने की। एक, उस पर चार्ज होना चाहिए, दूसरी इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये तो पार्टिकल जो रेज है वो मूव कर रहे हैं और उस पर चार्ज तो है ही, क्योंकि अपने ऊपर वाले से पता चला चार्ज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये नॉन जीरो वैल्यू है और QV भी नॉन जीरो है, तो उस पर फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी वो डिफ्लेक्ट होने लगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आया, चार्ज तो है ऊपर वाले से अपने को पता चला, एक वेलोसिटी भी है उसके अंदर। ऑफ कोर्स वेलोसिटी तो होगी क्योंकि वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर वो एक मेटल को स्ट्राइक करता है जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, जो पीरियोडिक टेबल में नीचे है, तो एक एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो ये बात तो इन्फॉर्मेशन है जो अपने को याद करनी पड़ेगी कि अगर एक हैवी मेटल पे अगर वो गिरता है कैथोड रेज, तो एक्सरे प्रोड्यूस करता है, जिसका आजकल हम यूज़ करते हैं मेडिकल पर्पस में। तो आइए आगे चलते हैं। तो यही अपने पास लिख कर दिया हुआ है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल पे गिर रहा है तो एक्सरे जनरेट करता है। मेटल कोई सा भी नहीं रख सकते, हैवी मेटल लग सकते हैं जो पीरियोडिक टेबल में नीचे है, तो एक्सरे जनरेट होता है। ठीक है। आगे लिखा हुआ रेशियो ऑफ चार्ज टू मास विच इज अ स्पेसिफिक चार्ज इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस टेकन इन ट्यूब। तो पता चला जो Q बाई ई एम की वैल्यू है, Q मतलब क्या है? चार्ज, M मतलब मास, वो सभी गैसेस के लिए सेम अपने को आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। जैसे अपने पास फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक का? Q इंटू ई, और यहाँ पे मैग्नेटिक का फॉर्मूला है Q V क्रॉस B। ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। जिस फॉर्मूला को हमने अप्लाई किया था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो ये पता चला कि कुछ चार्ज होगा उसके अंदर। डिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या मतलब? चार्ज ही होगा उसके अंदर।
और कुछ मास होगा तभी उसी के कारण वो पेनिट्रेट कर पा रहा है थिन गोल्ड फॉइल को, या कोई भी शीट हमने मेटल का लिया है। तो उन्होंने कि Q/m वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और जो चार्ज बाय मास का रेशियो आया है वो ये निकल के आया 1.75 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। जो यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है, अभी तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन ये है और मास इसका ये है, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास का रेशियो, जिसे हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अब अपने पास जितने भी फंडामेंटल जितने भी एटम है सबसे इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो फिक्स है, मास है वो भी फिक्स है। तो जो Q/m रेशियो है वो सेम रहने वाला, वो चेंज होगा ही नहीं। तो सभी पार्टिकल्स के लिए सेम वैल्यू जब आने लगी तो ऑब्जर्व किया गया, ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसा डिस्कवर करते हुए बोला गया कि एक पार्टिकल है फंडामेंटल पार्टिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जो है उसका Q/m रेशियो सभी एलिमेंट के लिए सेम आ रहा है, उसको फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया। तो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है इस सेम फॉर ऑल द कैथोड रेज इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस टेकन इन ट्यूब। कोई सा भी गैस उसमें फिल कर दो, एक एक करके जो अपने पास ट्यूब था उसमें एक एक करके गैस चेंज करके पुट करके देखा गया, तो जो Q/m रेशियो था वो फिक्स आ रहा है, किसी में चेंज ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि सबके अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा, धीरे धीरे करके उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है। अब अपने पास कलर ऑब्जर्व भी बोला गया कि जो कलर ऑब्जर्व हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर बॉडी में मैंने इस हाथ पे अगर मेरे को चोट लगी एक फोर्स से, मतलब 5 न्यूटन का, रेड सा थोड़ा हो गया, दोबारा से 5 न्यूटन का लगा दूसरे हाथ पे तो भी सेम कलर आएगा। अगर 10 न्यूटन का लगा या 1 न्यूटन का लगा तो फोर्स चेंज हो सकता है, मतलब कलर चेंज हो सकता है। अगर सेम है तो फिर कलर चेंज ही नहीं होगा। तो ऑब्जर्वेशन किया गया, ऑब्जर्व हुआ कि कलर चेंज ही नहीं हो रहा था। कलर चेंज नहीं हो रहा का मतलब क्या है कि अपने पास जो पार्टिकल निकल रहा है वो सेम है सभी में। कंक्लूजन क्या निकाला गया, जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है सभी एटम का। तो जो मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का, फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हमने वो जो अपने पास कैथोड रेज था वो स्ट्रेट मूव कर रहा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया नीचे की तरफ मूव कर रहा था, और अगर दोनों अप्लाई कर दिया साथ में तो स्ट्रेट जाने लगा। मतलब क्या है, दोनों पे फोर्स सेम है। अगर मैं इधर खड़ा हूँ, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन उधर लग रहा है, तो मैं किधर जाऊँगा, कहीं नहीं। तो ये ऑब्जर्व हुआ कि दोनों, मतलब ऐसा कंक्लूड किया गया कि दोनों तरफ फोर्स इक्वल है। तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स है और जो भी अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों को इक्वल किया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q/E, मैग्नेटिक फोर्स QV×B। Q कैंसिल होगा, जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पर E/B। तो और उसके बाद क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल किया गया। तो जो भी अपने पास इधर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है 12mv², और इधर लिखा हुआ है Q×V। V जो लिखा हुआ अपने पास वो पोटेंशियल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी अपने पास Q/m की वैल्यू यहाँ से निकालें, Q/m, इसे सॉल्व करेंगे तो Q/m कितना निकल कर आएगा, 12 × V²/V। V मतलब क्या है, वेलोसिटी, और ये V मतलब क्या है, पोटेंशियल। तो जो वेलोसिटी है वो यहाँ से उठाकर पुट करेंगे तो V का स्क्वायर है तो E²/B² आएगा। तो Q/m ओवरऑल अपने पास निकल के ये आ चुका है, जहाँ पे V पोटेंशियल है। तो Q/m इस तरीके से कैलकुलेट किया गया, चार्ज अपॉन मास का रेशियो। ठीक है, सब में सेम आ रहा था सभी गैसेस में, तो बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। आगे चलते हैं। तो अगला है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये अपने को देखना है क्या किया गया था इसमें। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट है, अपने को शुरू में क्या है, Q/m मिल गया, रेशियो मिल गया, निकाल लिया हमने इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल करके। अब इस जगह पे क्या अपने को, मतलब रेशियो निकाला था। इस जगह पे क्या अपने को या तो चार्ज या तो मास निकालो, ना अपने को Q पता है ना अपने को मास पता था, बस रेशियो पता था। तो अगर हम एक को निकाल लेंगे तो दूसरे की भी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसी के लिए किया गया था। अब अपने पास किया क्या गया था, यहाँ पे एक इस तरीके एक apparatus बनाया गया, ऑयल ड्रॉपलेट को एटोमाइजर के थ्रू यहाँ भेजा गया। जब आपने बार्बर की शॉप में देखा होगा, वो इसके पास एक वाटर स्प्रे करने वाली एक टाइप का एक apparatus टाइप का रहता है, वो बोतल में फिल किया रहता है। उसे प्रेस करता है तो वहाँ से एक वाटर का ड्रॉपलेट निकलता है मिस्ट फॉर्म में। मिस्ट समझ आता है अपना, फॉग टाइप का रहता है। तो उस तरीके से बहुत सारे ड्रॉपलेट इस पे आ गए,
इसको जब प्रेस किया तो ऑयल का रखा गया। ऑयल रखने का भी पर्पज़ है, जो ज़्यादा विस्कस है वो थोड़ी देर वाटर में रह सकता है, हवा में रह सकता है। वाटर रखे हैं तो जल्दी नीचे गिर सकता है, ऑयल थोड़ा विस्कस होता है, फ्लो कम करता है। तो और उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो अपने पास प्लेट है इसमें एक होल रखा गया ताकि एक टाइम पे मल्टीपल ड्रॉपलेट ना गिरे, एक ही दो ड्रॉपलेट गिरे। मल्टीपल गिरेंगे तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, एक दो ड्रॉपलेट गिरे तो हम उसे देख पाएंगे। तो एक एक करके जो ड्रॉपलेट है उसको नीचे गिरने दिया और अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का करने का तरीका क्या है, ये पॉजिटिव कर दो, इसे नेगेटिव करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकता है वो। पहले जब वो ऑयल ड्रॉपलेट जब नीचे गिर रहा था तो डायरेक्टली गिर रहा है, वो गिर जाएगा थोड़ी देर में। ऑफकोर्स कोई भी पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा तो गिरेगा ही। तो आइए वो पढ़ते हैं, उसमें थियरी में यही लिखा हुआ है कि मिस्ट के फॉर्म में उसे प्रोड्यूस किया गया और ये फाइन ड्रॉपलेट के थ्रू नीचे डाला गया और टेलीस्कोप से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। ठीक है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस रेट से वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, और जो एयर इसके अंदर है उसको एक्सरे से हम उसे आयोनाइज कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि आयोनाइज कर रहे हैं, तो एक्सरे पास करके जो भी इसके अंदर गैस है उसको आयोनाइज कर रहे हैं। अगर गैस को आयोनाइज करेंगे तो क्या देगा अपने को, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकले जैसे कैथोड रेज में निकला था। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑयल ड्रॉपलेट से चिपक भी सकता है, एडहेयर भी कर सकता है। तो एडहेयर करे तो उस पर अगर चार्ज है तो कुछ फोर्स भी लग सकता है। कौन कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका फॉर्मूला है Q इंटू ई। अगर चार्ज है वो अगर ऑयल ड्रॉपलेट पे चिपक गया तो फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे माइनस प्लस करके, इस पे है प्लेट बना दिया गया। वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है Q V क्रॉस B। ठीक है, तो आइए आगे चलते, आगे देखते। तो जो भी चार्ज था जो गैस आयनाइज करके गया वो ऑयल ड्रॉपलेट एक्वायर कर रहा था उस चार्ज को, वो चार्ज एडहेयर हो जा रहा था ऑयल ड्रॉपलेट पे, ये ऑब्जर्वेशन था। तो ऑयल ड्रॉपलेट किस स्पीड से गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देयर इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट चार्ज। तो वो चार्ज भी हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। जैसे अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा उसमें, नॉर्मल है, जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अगर वो बैलेंस है, हवा में थोड़ी देर के लिए अगर वो रह रहा है, बहुत बहुत फाइन सा रहता है, जैसे मॉइस्ट रहता है ना, मॉइस्चर रहता है, मतलब जैसे अगर फॉग रहता है तो भी हवा में रहता है। तो उस पर दो फोर्सेस लग रहा है, एक तो नीचे की तरफ mg और एक विस्कस फोर्स जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई नीटा आर v1 जो कि वेलोसिटी होती है। तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, 6 पाई नीटा आर v1 इज इक्वल टू mg। जो v1 है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, वो भी फिजिक्स में हम जानेंगे। और v1 बोलने का पर्पज़ है कि अभी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस पर एडहेयर हुआ था, और अगर नीचे नेगेटिव प्लेट है तो क्या करेगा, उसे ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। तो ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ, mg ऑलवेज नीचे लगेगा, और इस बार विस्कस फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। विस्कस मतलब जो हवा के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे नीचे नहीं आने दे रहा फ्लूइड को, वो। तो इक्वेट करेंगे QE 6 पाई नीटा आर v1 6 पाई नीटा आर v2 लिखा हुआ है। यहाँ से अगर Q कॉमन लेंगे हम, और जो ये अपने पास लिखा हुआ है 6 पाई नीटा आर v1 प्लस v2 आएगा। ठीक है, और यहीं से जो पीछे थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था कि इस तरीके से नीचे mg लग रहा है और ऊपर की तरफ 6 पाई नीटा आर v1 लग रहा है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जो 6 पाई नीटा आर v1 लिखा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम mg से। तो उस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज है वैल्यूज पुट करके, जैसे 6 पाई नीटा आर v1 है उसको mg से सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी अपने पास Q है, चार्ज है, वो इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया गया। चार्ज अगर कैलकुलेट कर दिया तो Q बाई हम अपने को पता था, कैथोड एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया था। अगर चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया तो वहाँ से मास भी आ जाएगा। तो जो हमने चार्ज कैलकुलेट किया, कभी वो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 आ रहा था, कभी उसका मल्टीपल आ रहा था 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19, कभी 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ये कंक्लूजन दिया गया कि एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन उसमें एडहेयर हो सकते हैं ऑयल ड्रॉपलेट में। तो जो भी चार्ज होगा वो Qn इंटू ई होगा, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहाँ की n मतलब नेचुरल नंबर है। तो ये कंक्लूजन था, इससे हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया।
आगे चलते। अब एनोड रेस का डिस्कवरी कैसे हुआ वो देखना है अपने को। तो जैसे अपने पास जो कैथोड रेस था उसमें जब हमने बहुत हाई पोटेंशियल सप्लाई किया और यहाँ पे ZnS की कोटिंग डाल दी गई, तो जो भी कैथोड रेस था वो इस तरफ आ रहा था, स्ट्राइक कर रहा था, तो ये शाइन कर रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन निकला हो तो इलेक्ट्रॉन पे तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो चार्ज ही होगा, स्पीशीज न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव है पॉजिटिव भी होगा, न्यूट्रल होगा तभी वो स्टेबल होगा। तो उन्होंने इधर भी कोटिंग कर दी, इस साइड भी। जब इस साइड कोटिंग की तो ये ऑब्जर्व हुआ कि उस तरफ भी स्ट्राइक कर रहा है कोई पार्टिकल जाके, क्योंकि उधर भी कलर आ रहा है, अपने को कलर मिल रहा है। कलर अगर मिल रहा है तो उसमें भी कुछ पार्टिकल होगा। जैसे हाइड्रोजन है, उसने H+ दिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया और पॉजिटिव वाला उस तरफ गया, नेगेटिव टर्मिनल पे। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आ गया। अगर मैं अलग अलग गैस लूँगा, इस तरीके से उन्होंने गैस फिर चेंज करके देखा, तो अलग अलग गैस लोगे, अगर ड्यूटेरियम लोगे तो D+ आएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा। अब दोनों का मास अलग अलग है। जैसे अगर अपने चोट लगेगी, अलग अलग फोर्स से चोट अगर लगेगी तो कलर अलग अलग आ सकता है, इंटेंस होगा, फेड होगा, इस तरीके से अपने स्किन पे ऑब्जर्व होगा। यहाँ क्या है, इन सब में तो इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, तो इधर तो कलर सेम ऑब्जर्व हुआ, बट गैस चेंज करने पे इधर अपने कलर का इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग मिलने लगा। अलग अलग मिला तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन क्या आया कि नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव पार्टिकल भी आएगा, और सब जो गैसेस है सबका पॉजिटिव पार्टिकल है वो अलग अलग आ रहा है इसमें। जैसे H+ गया, D+ गया, नाइट्रोजन का N+ जाएगा, तो वो अलग अलग है सभी गैसेस के लिए। तो यही लिखा हुआ है इसमें, एंड फाउंड दैट रेज आर नॉट ओनली ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड बट साइमल्टेनियसली फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड पासेस थ्रू होल्स और कनाल्स। जो इस जगह था इधर होल्स बना दिया गया जिसके थ्रू वो पास होगा, विच आर टर्म्ड एज कैनाल रेज और एनोड रेज। जैसे कैथोड की तरफ से मर्ज हो रहा है, दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, तो कैथोड रेस। एनोड की तरफ से निकल रहा तो एनोड रेस। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या था, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है मतलब क्या, उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। Q रेशियो चेंजेस ऑन चेंजिंग द गैस। गैस को अगर हम चेंज करेंगे तो जो Q का है, Q/m का रेशियो है, इधर Q/m रेशियो है, तो चेंज होगा गैस को चेंज करने पे। और जो Q/m रेशियो है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कैथोड रेज में और एनोड रेज में Q/m, तो Q जो होता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम ही है, क्योंकि दोनों मिला के न्यूट्रल होना है। कैथोड में क्या H+ है, एनोड में क्या इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास एक्चुअली थोड़ा कम रहता है, और कैथोड का मास ज़्यादा हुआ, इधर अगर मास ज़्यादा हुआ, जो अपने पास ये दिख रहा है ये जो लिखा हुआ है ये एनोड रेज है, और ये जो लिखा हुआ है इधर कैथोड रेज है अपने पास Q/m। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, ये चार्ज प्रोटॉन का, और ये जो मास लिखा हुआ है अपने पास गैस का। तो QE/me, मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है और गैस का मास ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा हुआ मास तो ओवरऑल जो एनोड का अपने पास जो वैल्यू आएगा Q/m रेशियो वो कम आना चाहिए, तो वही लिखा हुआ है स्मॉलर देन दैट ऑफ कैथोड रेज। जो Q/m रेशियो था वो चेंज हो रहा था और साथ साथ उसकी वैल्यू भी कम आ रही थी। Q/m रेशियो चेंजेस ऑन चेंजिंग द गैस एंड इट इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ कैथोड रेज, क्योंकि मास इधर ज़्यादा है। ठीक है, जो Q/m रेशियो हाइड्रोजन के लिए मैक्स है। मैक्स कब होगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम आएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कब आएगी, जब मास कम होगा, और लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन ही है अपने पास। तो स्पेसिफिक चार्ज इधर कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ऊपर चार्ज रख दो और नीचे मास रख दो। तो मास रख के इस तरीके से कैलकुलेट किया गया, तो वैल्यू अपने को आई 9.58 10⁻⁷। आगे चलते। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने को पता चल गया, प्रोटॉन अपने को पता चल गया कैथोड रेस के थ्रू, एनोड रेस के थ्रू, एक डिस्चार्ज ट्यूब में। बट उसमें एक न्यूट्रॉन भी था। न्यूट्रॉन भी धीरे धीरे करके पता किया गया। कैसे किया, जो अपने पास बेरिलियम है, चैडविक बॉम्बार्डेड थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम जो है अपने पास, उसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। प्रोटॉन कितने हैं, 2। न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन हटा दो, ये 0, ये 2, ये 2, तो हीलियम पे चार्ज कितना दिखेगा, अल्फा पे 2,
और मास कितना देखिए दोनों ऐड करके 4। तो हीलियम अगर हम +2 लिख रहे हैं तो यही अल्फा पार्टिकल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल के साथ वहाँ पे कोलाइड किया गया या बॉम्बार्ड किया गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो बेरिलियम का मास होता है वो 9 होता है। नॉर्मल रिएक्शन में हम एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम चार्ज और मास को बैलेंस करते हैं। मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वो बैलेंस होना चाहिए और जो ऊपर लिखा हुआ है वो बैलेंस होना चाहिए। तो इस जगह पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 आएगा। 4 2 ऐड करो तो 6 आएगा, नीचे का हो गया बैलेंस। और 9 4 ऐड करो तो 13 आएगा, इधर 12 आ रहा था, कार्बन निकला तो 12 भी आएगा वो। तो एक ऐसा डिस्कवर किया गया कि एक एक्स निकल रहा है जिसका नीचे की वैल्यू 0 होगी और जो ऊपर की वैल्यू 1 होगी। अगर ऐसा है तो वो न्यूट्रॉन ही होगा, मतलब उसको धीरे धीरे करके नाम दिया गया न्यूट्रॉन, क्योंकि चार्ज तो कुछ है नहीं तो न्यूट्रल, मास एक है तो न्यूट्रॉन। तो आगे पढ़ते हैं, ही फाउंड दैट अ न्यू पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट हैविंग स्लाइटली हायर मास देन प्रोटॉन एंड ही नेम्ड दैट पार्टिकल एज न्यूट्रॉन। हालांकि दोनों का मास हम सेम ही लेकर चलते हैं बट उसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अपने पास ये पार्टिकल्स है, उनका डिस्कवरर कौन है वो, और ये लिखा हुआ अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। सिंबल लिखा, हम इलेक्ट्रॉन को माइनस ही ऊपर, चार्ज मास 0 रखते हैं। प्रोटॉन का चार्ज 1 मास 1 इस तरीके से लिखते हैं। न्यूट्रॉन में चार्ज 0 मास 1 ऐसा। मास लिखा हुआ है किलोग्राम में, किलोग्राम में, किलोग्राम में। रिलेटिव मास लिखा हुआ है। रिलेटिव मतलब क्या है कि एक को अपने को रेफरेंस लेना होता है। यहाँ पे प्रोटॉन को रेफरेंस लिया गया और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में निकाला गया। यहाँ पे -24 वैल्यू है, -28 है इधर। तो रेफरेंस क्या करना है, मास में दोनों को डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करेगा तो मिलेगा अपने को, किलोग्राम में लो या ग्राम में लो दोनों चलेगा अपने को। अब इसी के मास से इसी को डिवाइड करो तो 1 ही आएगी वैल्यू। और जो ये अपने पास लिखा हुआ है ये मास 1.6 इतना ही हम लिखते हैं यहाँ पे। रिलेटिव थोड़ा सा वो ज़्यादा होता है बट इतना हम लेकर चल सकते हैं। तो ये अपने पास मास है, निकल के आया, उसका भी रेशो लो तो 1 ही आएगा अपने को। और ये 1/1836 आता है इलेक्ट्रॉन का, तो बहुत कम वैल्यू है वो। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, रेशो निकाले। चार्ज 0 था, कॉलम में अपने पास चार्ज लिखा हुआ। अब अगर रिलेटिव चार्ज अपने को निकालना है, कॉलम में ही आएगी वैल्यू, ये वो ESU में लिखा हुआ है। तो रेशियो अगर निकालें तो रिलेटिव अपने को चार्ज दिखेगा। तो दोनों अपने को दिख रहे हैं तो इसके ही चार्ज से डिवाइड कर दिया गया। मतलब ये इसको रेफरेंस मान के दोनों को डिवाइड करेंगे। इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो -1 आएगी वैल्यू, इसी वैल्यू को इसी से डिवाइड करें तो 1 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। डिस्कवरर आप सर्च करके आना क्या है इसमें, कौन किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है लेवल 2 का क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं। लेवल 2 क्लास वर्क पहला क्वेश्चन, लेवल 2 होमवर्क पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज x यूनिट व्हेन हाइड्रोजन फिल किया गया। और जब हम गैस को चेंज कर देंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी। कैथोड रेज में क्या निकलता है, स्पेसिफिक जो चार्ज है E/m मतलब चार्ज अपॉन मास Q/m। कैथोड रेज में ओनली इलेक्ट्रॉन ही निकलता है और इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का ही मास। गैस आप कोई सा भी लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का मास सेम ही रहने वाला है। तो आंसर आएगा सेम, x यूनिट्स। आगे करते हैं। आगे लिखा हुआ है स्पेसिफिक चार्ज किस में ज़्यादा है। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला है Q/m, चार्ज अपॉन मास। तो कैलकुलेट करते हैं पहले सोडियम में। सोडियम का चार्ज 1, मास 23। सेकेंड लिखा हुआ है चार्ज 2, मास 24 अपने को गिवन है। थर्ड एल्यूमिनियम का चार्ज 3, मास 27। फोर्थ सिलिकॉन का चार्ज 4 और मास 28 लिखा हुआ। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आएगी जिसमें अपने पास डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है। ये 1/12, 1/9, 1/7। तो आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन सबसे ज़्यादा। हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज पूछा गया है तो सिलिकॉन +4 की आएगी। ठीक है, तो होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।